हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द ग्रेट रतन टाटा जी के जीवन की अपने देश और काम के प्रति ईमानदारी के बारे में बात करेंगे। कैसे उन्होंने अपने कैरियर को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम आपको लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सन 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण करवाया गया। उनसे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं होता था। जहाज के उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे। उनकी आदत थी कि वो बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफी मांगते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफी न मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांटा नहीं था। रतन टाटा की सादगी के अनेक किस्से मशहूर हैं। गिरीश कुबेर टाटा समूह पर चर्चित किताब द टाटाज हाउ फैमिली बिल्ट अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं, जब वो टाटा सन्स के प्रमुख बने तो वो जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर अफसर से बात कर रहे होते थे और उस दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतजार करने के लिए कहते थे। उनके पास 2 जर्मन कुत्ते होते थे, टीटो और टैंगो, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि जब भी वो अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते थे, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था, जबकि मनुष्यों को वहां प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती थी जब वो स्टाफ के सदस्य हों या उनके पास मिलने की पूर्व अनुमति हो। जब रतन के पूर्व सहायक आर वेंकटरमणन से उनके बॉस से उनकी निकटता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मिस्टर टाटा को बहुत कम लोग करीब से जानते हैं। हाँ, 2 लोग हैं जो उनके बहुत करीब हैं, टीटो और टैंगो, उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते। इनके अलावा कोई उनके आसपास भी नहीं आ सकता। मशहूर व्यवसायी और लेखक सुहेल सेठ भी एक किस्सा सुनाते हैं। 6 फरवरी 2018 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को बकिंगम पैलेस में रतन टाटा को परोपकारिता के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना था। लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचित किया कि वो वहां नहीं आ सकते क्योंकि उनका कुत्ता टीटो अचानक बीमार हो गया है। जब चार्ल्स को ये कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा, ये असली मर्द की पहचान है। एकाकी और दिखावे से कहीं दूर थे रतन टाटा। जेआरडी की तरह रतन टाटा को भी उनकी वक्त की पाबंदी के लिए जाना जाता था। वो ठीक 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे। वो अक्सर चिढ़ जाते थे अगर कोई दफ्तर से संबंधित काम के लिए उनसे घर पर संपर्क करता था। वो घर के एकांत में फाइलें और दूसरे कागज पढ़ा करते थे। अगर वो मुंबई में होते थे तो वो अपना सप्ताहांत अलीबाग के अपने फार्म हाउस में बिताते थे। उस दौरान उनके साथ कोई नहीं होता था सिवाय उनके कुत्तों के। उनको न तो घूमने का शौक था और न ही भाषण देने का। उनको दिखावे से चिढ़ थी। बचपन में जब परिवार की रोल्स रॉयस कार उन्हें स्कूल छोड़ती थी तो वो असहज हो जाते थे। रतन टाटा को नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि जिद्दी स्वभाव रतन की खानदानी विशेषता थी जो उन्हें जेआरडी और अपने पिता नवल टाटा से मिली थी। सुहेल सेठ कहते हैं, अगर आप उनके सिर पर बंदूक भी रख दें तब भी वो कहेंगे, मुझे गोली मार दो लेकिन मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। अपने पुराने दोस्त के बारे में बॉम्बे डाइंग के प्रमुख नुस्ली वाडिया ने बताया, रतन एक बहुत ही जटिल चरित्र हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने उन्हें पूर्ण रूप से जाना है। वो बहुत गहराइयों वाले शख्स हैं। निकटता होने के बावजूद मेरे और रतन के बीच कभी भी व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे। वो बिल्कुल एकाकी हैं। कूमी कपूर अपनी किताब एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ पारसीज में लिखती हैं, रतन ने मुझसे खुद स्वीकार किया था कि वो अपनी निजता को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते थे, शायद मैं बहुत मिलनसार नहीं हूं,
लेकिन असामाजिक भी नहीं हूं। रतन की दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें पाला। टाटा की जवानी के उनके एक दोस्त याद करते हैं कि टाटा समूह के अपने शुरुआती दिनों में रतन को अपना सरनेम एक बोझ लगता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जरूर वो बेफिक्र रहते थे क्योंकि उनके सहपाठियों को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं होता था। रतन टाटा ने कूमी कपूर को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया था, उन दिनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। मेरे पिता कानून तोड़ने के हक में नहीं थे, इसलिए वो मेरे लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदते थे। साधारण मजदूर की तरह नीला ओवल पहनकर करियर की शुरुआत। सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। गिरीश कुबेर लिखते हैं, रतन जमशेदपुर में 6 साल तक रहे, जहां शुरू में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवल पहनकर अप्रेंटिसशिप की। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद वो प्रबंध निदेशक एसके नानावटी के विशेष सहायक हो गए। उनकी कड़ी मेहनत की ख्याति बंबई तक पहुंची और जेआरडी टाटा ने उन्हें बंबई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1 साल तक काम किया। जेआरडी ने उन्हें बीमार कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन के नेतृत्व में 3 सालों के अंदर नेल्को, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, की काया पलट हो गई और उसने लाभ कमाना शुरू कर दिया। सन 1981 में जेआरडी ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बना दिया। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 60 लाख था, लेकिन इस जिम्मेदारी का महत्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले टाटा खुद सीधे तौर पर इस कंपनी का कामकाज देखते थे। जगुआर को खरीदने पर हुई टाटा की आलोचना, लेकिन कुछ व्यापार विश्लेषकों ने रतन टाटा की इन बड़ी खरीदारियों पर सवाल भी उठाए। उनका तर्क था कि रतन के कई महंगे विदेशी अधिग्रहण उनके लिए महंगे सौदे साबित हुए। टाटा स्टील यूरोप एक सफेद हाथी साबित हुआ और उसने समूह को भारी कर्ज में डुबोया। टीएन नैनन ने लिखा, रतन के वैश्विक दाव अक्खड़पन और खराब समय का मिश्रण थे। एक वित्तीय विश्लेषक ने कहा, पिछले 2 दशकों में भारतीय व्यापार में सबसे बड़े अवसर दूरसंचार में था, लेकिन रतन ने कम से कम शुरुआत में इसे गंवा दिया। मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल ने कहा, रतन से गलती पर गलती हुई। उनका समूह जगुआर को खरीदकर वित्तीय बोझ तले दब गया, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस ने हमेशा टाटा समूह को अग्रणी रखा। इस कंपनी ने वर्ष 2015 में टाटा समूह के शुद्ध लाभ में 60% से अधिक का योगदान दिया। सन 2016 में अंबानी की रिलायंस से भी आगे किसी भी भारतीय फर्म का सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण इसी कंपनी का था। टाटा को बनाया भरोसेमंद ब्रांड। लेकिन इस सब के बावजूद रतन टाटा की गिनती हमेशा भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में रही। जब भारत में कोविड महामारी फैली तो रतन टाटा ने तत्काल 500 करोड़ रुपए टाटा न्यास से और 1000 करोड़ रुपए टाटा कंपनियों के माध्यम से महामारी और लॉकडाउन के आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए दिए। खुद को गंभीर जोखिम में डालने वालों डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के रहने हेतु अपने लग्जरी होटलों के इस्तेमाल की पेशकश करने वाले पहले शख्स भी रतन टाटा ही थे। आज भी भारतीय ट्रक चालक अपने वाहनों के पिछले हिस्से पर ओके टाटा लिखवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये ट्रक टाटा का है, इसलिए भरोसेमंद है। टाटा के पास एक विशाल वैश्विक फुटप्रिंट भी है। ये जगुआर और लैंड रोवर कारों का निर्माण करता है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की नामी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इन सबको बनाने में रतन टाटा की भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा।